Our next guest is someone who doesn't just perform, but she creates moments that stay with you. She turns stories into experiences and words into powerful emotions. Well, they say कुछ अल्फाज सिर्फ सुनने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं. I'm sure he would have done it better. But please welcome Nayab Midha, Indian spoken word artist and poet. You've seen her on Instagram. Please welcome her with a round of applause with NDTV's Meenakshi Kanwar. वैसे ये माइक बिल्कुल भी मेरे लिए नहीं बना है क्योंकि नायाब मेरे सामने खड़ी है और जितना इनका नाम नायाब है उतनी इनकी पर्सनालिटी नायाब है, उतने ही इनके अल्फाज नायाब हैं और मुझे लगता है 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ हमें नायाब को सुनना चाहिए. उसके बाद फिर हम बातचीत की शुरुआत करेंगे. तो ज़ोरदार तालियों के साथ नायाब, माइक और स्टेज आपके लिए. अरे बाप रे. हाय हाय एवरीबॉडी, नमस्कार. कैसे हैं आप सब लोग? मैं 2 कविताओं के बारे में यहाँ सोच कर आई हूँ और बस एक छोटी सी चीज़ करना चाहती हूँ कि जितने भी लड़के हैं इस कमरे में एक बार जोर से चिल्ला देंगे. 3, 2, 1 बॉयज इन द रूम, 3, 2, 1 गर्ल्स इन द रूम. क्या बात है, बराबरी का दम मुझे दिखाई दे रहा है. पर एक चीज़ मैं जानती हूँ कि जिससे हम सब डील करते हैं. आप सब लोग मुझे एक दफ़ा ये बता सकते हैं कि जब आप सुबह उठ के आईना देखते हैं तो आपको स्किन केयर रूटीन याद आ जाता है? आप पढ़ चुके हैं स्कैम में? हाँ. मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ऑल दिस लाइफ एंड ऑल दीज ईयर्स हम कहीं ना कहीं से ये बातें सीख लेते हैं कि हम खूबसूरत नहीं हैं. हम जैसे हैं, हमारे आँखों के गड्ढे, हमारे चेहरे पर कोई दाग है जो खूबसूरत नहीं है. और मैं सिर्फ आपको एक कविता के ज़रिए ये बताना चाहती हूँ कि आप जैसे भी हैं आपके बारे में सब खूबसूरत है और बाकी सब एक मार्केटिंग स्कीम है. एंड इमेजिन द हिपोक्रेसी आई टेल यू हियर विद द हेयर एंड मेकअप फुल फेस. बट beyond that, when I remove this today and when you go home and when you change into your pajamas, I still want you to feel beautiful without all the layers that we wear for the universe. So, शुरू करें? Alrighty. Generally we do a कहा है कि या ना इरशाद, ऐसे ही to let the mood go. तो मैं कहूँगी कहा है कि और आप कहेंगे इरशाद. कहा है कि जहाँ कोई बात अच्छी लगेगी तो आप ये चुटकी बजा सकते हैं. Can you all click once? सब लोग. आप ताली बजा सकते हैं. कैन यू ऑल डू दैट वंस फॉर मी? आप वाह कह सकते हैं, वाह कह सकते हैं और आप ये सारी चीजें साथ में भी कर सकते हैं. ठीक है? तो कहा है कि वाह बात वाला है, बट थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव शोन इन मी. कहा है कि चेहरे पर मेरे एक दाग है, चेहरे पर मेरे एक दाग है, मेरी नाक जरा है इधर उधर. कि चेहरे पर मेरे एक दाग है, मेरी नाक जरा है इधर उधर. आंखों से जरा मैं भटकती हूँ, दिखती हूँ थोड़ी अलग अलग. लोग मुझे देखकर नजरें चुराते हैं, कि लोग मुझे देखकर नजरें चुराते हैं. एक बार को अटपटाते हैं, फिर दूसरे ही पल बड़े दया भाव से मुस्कुराते हैं. ये पूछते हैं मुझसे, चेहरे पर जो ये दाग है क्या बचपन की कोई याद है? याद जिसका काम है बीते कल की बातों से मेरे आज को चुराना और तुम जैसे लोगों को मुझे अपनाने से डराना. तो मैं भी कह देती हूँ उन सबसे कि ये डर जो तुम्हारे सर बदन पर लिपटा है मेरे बस चेहरे तक सीमित है. बचपन जिंदा है मेरा, बचपन जिंदा है मेरा. निडर हूँ मैं आज भी, मेरे सर पे है बेफिक्री का वो ताज भी. मुझे खौफ नहीं सूरज जो मेरा रंग चुरा ले, बारिश जो मुझे भिगा ले. मैं तो खुद बारिश की उन बूंदों से कुछ रंग चुरा लेती हूँ. धूप निकलते ही उन्हें अपने बदन पर सुखा लेती हूँ. वो बूंदें जिनमें बसती मेरे अंदर की सारी आग है. लोग समझते इसे बस मेरे चेहरे का एक दाग है. वो लोग जो इसे मेरी बदकिस्मती बदसूरती बताते हैं, खुद रखने से पहले कदम घर के बाहर घंटों आईने के सामने बिताते हैं. वो लोग जो मांग कर काले काजल से इजाज़त, वो लोग जो मांग कर काले काजल से इजाज़त करते हैं सफ़ेद रंग की इबादत. वो काला काजल जो किसी की आंखों को सजाता है, वो काला कपड़ा जो किसी के बदन को बड़ी खूबसूरती से छिपाता है. फिर ना जाने क्यों वो गोरा बदन काले चेहरों से दूरी बनाता है. क्या खबर उसे
क्या खबर उसे कि उसकी आंखों में बसता वो गोरेपन का गुरूर महज एक काला काजल उठाता है। मगर दस्तूर कुछ ऐसा ही है ज़माने का, मगर दस्तूर कुछ ऐसा ही है ज़माने का कि जला सके सूरज हर सुबह, चांद हर रोज़ छिप जाता है। मगर ये चेहरा जलता है उस चांद से। लिखे जिस पर किस्से हजार, लिखी जिस पर नगमे हजार, और मेरे चेहरे पर एक राग नहीं। क्यों उस चांद पे क्या कोई दाग नहीं? मगर दस्तूर कुछ ऐसा ही है ज़माने का कि ये दाग जो आंगन में हो तो चादर बिछाना ज़रूरी, ये दाग जो कपड़े पे हो तो मिटाना ज़रूरी, और ये दाग जो चेहरे पे हो तो बदसूरत वो चेहरा छिपाना ज़रूरी। इस ज़माने से तो वो साबुन ही बेहतर हैं जो काम में अपने कच्चे हैं, मगर फिर भी कहते हैं कि दाग अच्छे हैं। इस ज़माने से तो वो साबुन ही अच्छे हैं जो काम में अपने कच्चे हैं, मगर फिर भी कहते हैं कि दाग अच्छे हैं। मेरे चेहरे पर जो ये दाग है, एक निशानी है सीमा कोई तोड़ पाने की, किसी मुश्किल से लड़ जाने की। एक आवाज़ है तमाम इस खूबसूरत ज़माने के लिए जो रूह को मारने चले हैं और रूप संवारने चले हैं कि ये रूह एक दिन चली जाएगी, फिर रूप की ना कोई औकात रह पाएगी। एक सवाल है कि ये सीरत जिस दिन संवर जाएगी, कि जो अंदर है, कि ये सीरत जिस दिन संवर जाएगी, क्या सूरत से वो टकराएगी? मेरे चेहरे पर जो ये दाग है, जिंदा इसके लाखों ख्वाब हैं। Thank you so much. Did you feel a little beautiful about yourself? एक और कोशिश करते हैं इसी सेम चीज के लिए कि मैं जब कहूं तुम, आपको कहना है खूबसूरत हो। Can we do that? तुम ये बात खुद से 100 दफा कहो। चलते वक्त, रुकते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, हर वक्त, खुद को आईने में देखते वक्त, मुस्कुराते वक्त, चिल्लाते वक्त, दूसरों की आंखों में अपनी झलक देखते वक्त, बिना ये सोचे कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, खुद से बेखौफ कहो कि तुम खूबसूरत हो। जली आंखों में काजल डालने से पहले, सूखे चेहरे पर सफ़ेद रंग लगाने से पहले, कानों को झुमके के बोझ तले दबाने से पहले, कमर को 2 इंच छोटे कपड़े में कसने से पहले, उसी कपड़े को अपनी छाती में धंसने से पहले, इन होठों को लाल गुलाबी सुर्खी में बंद करने से पहले, इन्हें कहने दो कि तुम खूबसूरत हो। और जब ये बात झूठ लगे तब भी कहो कि कोई दिल लगी, कोई जिम्मेदारी, अवसाद या कोई बीमारी रहा होगा कारण इस रूखे बदन का। और इससे खूबसूरत क्या ही होगा कि रूप ने खुद से ऊपर ध्यान रखा रूह का। तो ये सच एक दफा खुद से फिर कहो कि तुम तब तक कहो जब तक ये आवाज़ तुम्हारी जुबान से निकल कानों तक पहुंचने से पहले तुम्हारे गालों को ये बताकर उठा ना दें, तुम्हारी आंखों के गड्ढों में बैठ ना जाएं, तुम्हारे होठों की करवट बदल ना दें, तुम्हारे माथे की सिलवटें हटा ना जाएं, तुम्हारे बदन के कन कन को बता ना दें, तुम्हारी रूह में जब तक ये बात बस ना जाए तब तक कहो कि तुम। और जब भी कोई इस बात को झुटलाना चाहे, शरीर के आड़े टेढ़े आकार तुम्हें समझाना चाहे, मोटी हो गई हो, सुबह उठकर टहलने क्यों नहीं जाती, रंग तो देखो, दही बेसन क्यों नहीं लगाती। और ये ज़माना लड़कों को भी नहीं छोड़ता है कि ये पतली कमर, 20 की छाती, 5 फुट का 6 का डोला, तू सच बता तुझे मर्द कौन बोला। ऐसी हजारों लाखों बातों से हमें हर रोज़ नीचा दिखाया जाता। मैं जानती हूँ ऐसा शारीरिक मजाक हमारा हर रोज़ उड़ाया जाता। तो अगली दफ़ा जब तुम्हारी नज़रों में तुम्हें कोई गिराना चाहे, खुद को बेवजह तुमसे ऊंचा कोई बताना चाहे, तो उसके करीब जाना, हाथ थामना या पीठ थपथपाना और उनसे कहना कि मेरी जान हम नहीं जानते कि तुमसे ये किसी ने कहा है या नहीं, मगर तुम खूबसूरत हो। ये बात खुद से 100 दफ़ा कहो, हर वक्त कहो, कहते रहो कि तुम खूबसूरत हो। Thank you so much. That was me. That was lovely, wonderful, beautiful, और सच में लगा कि खुद से कहना चाहिए तुम खूबसूरत हो। किस किस को ऐसा फील हुआ? 100 दफ़ा जोरदार तालियों के साथ फिर बजाइए। स्टेज पर ज़रा चेयर्स ले आइए, क्योंकि अब परफॉर्मेंस के आगे थोड़ी बहुत बातचीत होगी। जस्ट गिव अस 2 minutes बिफोर वी सेट अप फॉर द चेयर्स।
एवरीवन सेटल्ड? मज़ा आया? तालियां बता रही थी आपकी। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभी इस सेशन से पहले मैं नायाब के साथ ऑलमोस्ट आधा घंटा बातचीत जी। करके आई और बहुत सारी उस बातचीत में ऐसी बातें निकल कर आई जिसके बाद मुझे लगा मैं शायद नायाब को ऐसे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, ऐसे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, वैसे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। लेकिन अब सारी परिचय की बातें जिस अंदाज में आपने सबको खूबसूरत फील करवाया है, 1000 बार फील करवा दिया है, तो वो खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी एक लाइन मैं जरूर कहूंगी, जब आप अपनी कविताओं का जिक्र करती हैं और ये कहती हैं कि मैं आजाद कविता लिखती हूँ, मेरे लिए ये आपका सबसे सशक्त परिचय है। थैंक यू। आजाद कविता। थैंक यू वेरी मच। इतनी कम उम्र में जब हम जेनजी की बातें कर रहे हैं, मिलेनियल्स की बातें कर रहे हैं, उस उम्र में ये कह देना कि मैं आजाद कविताएं लिखती हूँ, मैं इमोशनल कविताएं नहीं लिखती हूँ, मैं प्रेम की कविताएं नहीं लिखती हूँ, मैं भूख से जुड़ी कविताएं नहीं लिखती हूँ, लेकिन इन सबको जब आप समग्रता में ये कहती हैं कि मैं आजाद कविताएं लिखती हूँ, ये पहला थॉट कहाँ से आया कि मेरी कविताएं आजाद होंगी? मुझे दोनों चीज़ों से बहुत प्रेम रहा है। एक आज़ादी से, क्योंकि उसकी जंग मैं बचपन से लड़ रही थी, और एक जो इंटरनल एक लड़की की आज़ादी की जंग होती है, और फिर दूसरा प्रेम कविताओं से हुआ। तो दोनों को जोड़ करके हमने मेरे दोस्त सबसे अच्छी, जो सबसे पसंदीदा चीज़ों को जोड़ करके बनती हैं आज़ाद कविताएँ, जो मेरी जैसी लड़कियों की तरह रूल्स में नहीं ढलना चाहती, जो बात कहना चाहती हैं, जो दिल से दिल तक जाना चाहती हैं, बस जिनका, जैसे कला का यही तो पर्पज़ है ना कि वो मेरे दिल से निकले और आपके दिल तक पहुंच जाए, बस यही पर्पज़ है इन कविताओं का, इसीलिए वो आज़ाद है। अब लाइव तो मैंने आपको पहली बार देखा जी। इससे पहले मुस्कुराओ जब आपने कहा जी। और हर मोबाइल पर मुस्कुराओ पहुंचा और उसको देख के हर व्यक्ति मुस्कुराया जी, भी, जी। उसने अंदर तक झंझोड़ा भी, जी। सोचने पर मजबूर किया। और मुझे लगता है किसी भी कविता की ये सबसे बड़ी ताकत होती है अगर वो आपके इमोशन को आपकी आंखों पर ले आए, जी। आंसू के रूप में, जी। चेहरे पर ले आए मुस्कान के रूप में, किसी दर्द के रूप में, जी। और अगर वो उस भावना को चेहरे पर या एक्सप्रेशन में लेकर आ रही है तो वो उस कविता की सबसे बड़ी ताकत बिल्कुल। है। जब आपने मुस्कुराओ के जरिए वायरल होने वाले उस मोमेंट को जिया, जी, वो वक्त कैसा था आपके लिए? मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं 3 साल से आई वॉज स्ट्रगलिंग टू पे माई रेंट ऑनेस्टली। जैसे अगर महीना चलाने के लिए 50,000 रुपये चाहिए होते हैं दिल्ली में, किराया हो गया, आपका जो भी आपके बेसिक खर्चे हैं, तो मैं हर महीने 10-15 माइनस में ही होती थी, बिकॉज मैं कुछ भी आई वॉज डूइंग वर्कशॉप्स, ओपन माइक्स, छोटे मोटे ब्रांड डील्स। तो पर एक वक्त ऐसा आया कि अब जो आपका कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है और आपको घर जाने का टाइम आ गया है। तो मुझे याद है मैंने मुस्कुराओ अप्रैल में ही, इन्हीं दिनों में, कहीं 14-15 अप्रैल को कुछ एक इवेंट हुआ था, परफॉर्म की थी। इट वाज एक्चुअली परफॉर्म फॉर अ ब्रांड, एंड मैं अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके बस चढ़ चुकी थी गंगानगर की, जहाँ से मैं हूँ। दिल्ली छोड़कर आप जा रही थी? मैंने 1 महीने का किराया दे रखा था, मेरी सिक्योरिटी मनी पड़ी हुई थी, तो मैंने आधा सामान लेकर जा रही थी और ये अपने आप को मैं प्रॉमिस करके गई थी कि इस 1 महीने में मुझे कुछ समझ आ गया, कोई नौकरी लग गई तो मैं लौट आऊंगी, नहीं तो बचा हुआ सामान भी मंगवा लिया जाएगा, ठीक है। और मेरी मम्मी पापा बहुत खुश थे कि बड़े सालों बाद हमारे हाथ आई है तो हम इसकी शादी करा देंगे तो मैं घर पहुंची हूँ विद अ वायरल वीडियो। उस दिन रात को मैंने बस से कोलैबोरेशन एक्सेप्ट किया, नया फीचर आया था इंस्टाग्राम का, और सुबह तक तो हम वायरल थे, उसके 2 दिन में तो हम और ज़्यादा वायरल थे। तो ना मम्मी पापा और मैं कोई सीरियस बातचीत कर पाए, और चौथे दिन हमको BBC से कॉल आ गया कि ये मुस्कुराओ गर्ल कौन है, इसको बुलाया जाए। तो मैं दिल्ली वापस आ गई, और लोग मुंबई को सपनों का शहर कहते हैं, मैं तो दिल्ली को ख्वाबों का शहर कहती हूँ, क्योंकि मेरे तो सारे इसी ने ही पूरे किए हैं। एंड आई हैव बीन डूइंग whatever I've been doing ever since. I think 400-500 शोज हम कर चुके हैं पिछले 3 सालों में। Wow. उस दिन से हम रुके ही नहीं, we didn't stop. थोड़ा सा मुस्कुराओ सुन ले कितने लोग इंटरेस्टेड है, मुझे हाथ खड़े करके बताइए। अरे वाह, यहाँ सबको मुस्कुराना है। मैं इन सबको देख के बड़ी खुश होती हूँ कि जेनजी भी कविताएं सुनती है, मेरे फेवरेट ऑडियंस। क्योंकि जब मुझे कोई 16-17 साल का बच्चा मिलता है और कहते हैं हम आपको सुनते हैं, तो मुझे लगता है अब ठीक है, गुड। रिलेटेबिलिटी का एक रेंज है, बट कहा है कि एक बार फिर से कहते हैं, कहा है कि इरशाद। क्या बात है कि, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि दोस्तों मुस्कुराओ अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूटन्स 3rd लॉ के आसपास है वो कुछ, है ना कि फिजिक्स से निकली हुई कविता लगती है मुझे ये कि मुस्कुराओ मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए हो, उस जीत की ज़रूरत तुमसे ज़्यादा किसी को थी शायद। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ
अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद, और फिर भी रह जाए अगर दिल में दर्द कहीं तो बांट कर मुस्कुराओ, और है अगर दिल में खुशी ज्यादा तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ अगर सर पर है छत, बदन पर है कपड़ा और है थाली में खाना, और है अगर जरूरत से ज्यादा तो बांट कर घर जाना। मुस्कुराओ जब बार बार ये सोच कर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोच कर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ जब पूछे कोई कि जिंदगी जीने का है क्या सलीका, मुस्कुराओ ये कहकर कि हमने जिंदगी से मुस्कुराना ही सीखा। मुस्कुराओ, वो जो दुनिया आपको कहती रहती है कि आप ग्लास को आधा भरा आधा खाली देखते हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, पेसिमिस्टिक हैं, आप उनसे कहिए कि मुस्कुराओ, इवन इफ यू हैव टू वॉक माइल्स एंड माइल्स, बिकॉज इट्स ओके इफ योर ग्लास इज हाफ एम्प्टी, यू कैन ऑलवेज फिल इट विद स्माइल्स। मुस्कुराओ। थैंक यू सो मच। हाउ लवली। कविताओं की जब हम बात करते हैं, मुझे लगता है हर इंसान के अंदर एक कविता होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके एक्सप्रेशन के रूप में। और बहुत पुराने वक्त में अगर चला जाएं, या जब हम कहते हैं कि कोई इंट्रोवर्ट है, तो पहली कविता शायद आप अपने जहन में लिखते हैं, बिल्कुल। फिर आप उसे कागज़ पर लिखते हैं, आज की दुनिया में आप मोबाइल पर लिखते हैं या नोट्स पर लिखते हैं और फिर उसे आप परफॉर्म करते हैं। लेकिन कविता जो किसी के लिए बहुत पर्सनल होती है, कई बार आप शेयर करने से भी डरते हैं कि शायद मैं अपने थॉट्स किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता। नायाब ने जब पहली कविता लिखी, वो किस एज में लिखी और कब ये लगा कि अब मैं तैयार हूँ इसे दुनिया को सुनाने के लिए? तो मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी 9वीं में, 9th क्लास में, ऑनेस्टली टू विन अ क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन इन स्कूल। उसका कोई पर्पस नहीं था एज सच कि अरे मुझे ये करना है, दिस इज़ अ गोल, नहीं। सब लोग आर्टिकल्स, स्टोरी टेलिंग ये सब कर रहे थे और मुझे लगा कि क्लास में कोई पोएम नहीं लिख रहा है तो शायद मैं लिख के जीत जाऊँ। जीतने का बड़ा मतलब फर्स्ट आने का क्लास में जो शौक रहता है ना आपको कि कोई, एंड एज एन एवरेज स्टूडेंट जिसके 70-80% मुश्किल से आ रहे हैं, डांट पड़ रही है, जैसे पापा कह रहे हैं कि 100 की तैयारी नहीं करोगे तो 80 का, मतलब तैयारी ही 80 की है तो 75 ही आएंगे एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने एक पोइट्री लिखी कि यार ये वाला 10 नंबर मेरे को लेना है ना, ये मैं कर लूँ। मैं जीती नहीं उस दिन, पर मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं ज़िंदगी में जीत गई उस दिन, बिकॉज आई कुड नेवर गो बैक टू नॉट राइटिंग पोएम्स। मैं हर रोज़ एक नई कविता लिखती थी। तो पहली 5, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अंग्रेजी में लिखी। फिर छठी कविता निकली हिंदी में अंदर से कहीं पे, और दौड़ी दौड़ी मम्मी के पास गई, मम्मी के ऑफिस में, हम ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे, नीचे मम्मी का ऑफिस हुआ करता था। तो मेरी माँ मानी ही नहीं, कह रही तूने कहीं से उतारी है, ये तेरी नहीं है, तूने कहाँ से कॉपी किया। मैंने कहा मम्मा आई प्रॉमिस, आई स्वेयर मैंने लिखा है, क्या किसी की कसम खिला लो मम्मी। और मेरी मम्मी इतनी खुश हुई कि मेरी मम्मी अगले दिन अखबार में छपवानी चली गई कि आपका जो चिल्ड्रन वाला कॉलम रहता है तो मेरी बिटिया ने एक कविता लिखी है, तो वो अखबार में छपी थी अप्रैल के महीने में। हिंदी में कविता आई 5 इंग्लिश की कविताओं के बाद। जी, और उसके बाद सारी हिंदी में आई, उसके बाद अंग्रेजी में कभी नहीं आई। तो ये हिंदी में एक्सप्रेशन कहाँ से निकल के आया कि मेरी कविताएं हिंदी में होंगी? पता नहीं, इस बात का तो कसम से कोई जवाब नहीं है मेरे पास। पहली 5 इंग्लिश में ऐसे लिखी कि स्कूल में ना इंग्लिश में ही वो नहीं होता आपको, हम जितने, आई डोंट नो एज मेनी एज ओल्ड एज मी, बट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, और जब मैं स्कूल में थी, तो इसीलिए आप मेरी भाषा में परिवर्तन भी देख रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि हमको फाइन लगता था यार हिंदी में बात करने पे। आपको स्केल मार दिया जाता था हाथ पे, पीटी टीचर आपको पकड़ लेते थे, और वो आपके दिमाग में इतना बैठा हुआ है कि इंग्लिश बोलना तो बहुत फैंसी है और हिंदी बोलना थोड़ा अनकूल है। पर जब मैंने हिंदी में लिखा तो जो मुझे सुकून मिला, जो जिंदगी मेरे लिए खुली, वो कुछ और ही था। मुझे ऐसा लगा कि मेरा मन हल्का हो गया, मुझे ऐसा लगा कि वाह आज कुछ कर लिया, अपनी ही कविताओं से थोड़ी सी मोटिवेशन मिल गई। तो उसके बाद कभी लिखने का मन ही नहीं किया इंग्लिश में कविताओं को। फिर कविताएं और हिंदी और मेरा एक रिश्ता बन गया, हमारा एक। मैं अभी जितना आपको सुन रही हूँ, मैं नायाब के अंदर एक बागी भी देख रही हूँ, मैं नायाब के अंदर एक आज़ाद लड़की भी देख रही हूँ जो बची खुचे बंधनों को भी तोड़ना चाहती है। बिल्कुल। और मैं नायाब के भीतर एक मोटिवेशनल स्पीकर को भी देख रही हूँ जो खुशियाँ बांटना चाहती है, मोटिवेशन बांटना चाहती है, और जैसा वो खुद फील कर रही है वो चाहती है दूसरे भी वैसा फील करें। ये सब कहाँ से शेप हुआ, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाते हैं। राजस्थान का श्री गंगानगर, श्री गंगानगर का नाम कितने लोगों ने सुना है? पहले तो हाथ खड़े करके बताइए मुझे। क्या बात है, श्री नहीं लगाओ तो गुस्सा हो जाते हैं मेरे वहाँ के लोग। इसीलिए मैंने लगा लिया। बॉर्डर पर है भारत पाकिस्तान के। बिल्कुल। और जब मुझे पता चला कि राजस्थान की माटी से आप आती हैं, जो राजपूताना की माटी, गर्व जहाँ पर लहू में बहता है, वहाँ से निकलकर कविताओं के जरिए अपने आप को एक्सप्रेस करना, क्या था बचपन में वो सब चीज़ें जिन्होंने आपके भीतर ये थॉट्स डाले कि
चाहे आपकी वोकेबलरी जितनी शार्प है, हिंदी के शब्द, उर्दू के शब्द, आई एम श्योर आपने वो पढ़ा है तब जाके वो शब्दों में झलक रहा है। तो वो कौन सी चीज़ें थी जो आप बचपन में उस वक्त पढ़ रही थी आज की नायाब बनने के लिए? हाउ स्ट्रेंज, हमारे वहाँ से जगजीत साहब भी हमारे यहाँ से हैं, वो भी श्री गंगानगर से हैं, और उनकी ये चंद लाइनें हैं कि लौट मुझसे वापस ले लो ये सब कुछ और लौटा दो मुझको वो कागज़ की कश्ती, है ना, वो बारिश का दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ये ले लो, दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, और लौटा दो मुझको ये कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। एंड आई एम समबडी, मैं कहती हूँ कि मुझसे सब कुछ ले लो पर मुझे वो कागज़ की कश्ती बिल्कुल मत लौटाना, मुझे नहीं चाहिए वो सब कुछ, बिकॉज हैड अ वेरी वियर्ड चाइल्डहुड इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट दैट माई पेरेंट्स वर नॉट इन लव। और जब आप फिल्में देखते हैं और जब आप बहुत एक आइडियलिस्टिक जीवन आप चाहते हैं कि फैमिली की और पे ना कि ये सब प्रेम में हो, पर ब्राउन फैमिलीज जो हमारी होती हैं, अरेंज मैरिजेस लेड, कि दो लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं और उनको छोड़ दिया जाता है ज़िंदगी बिताने साथ में। और मेरे मम्मी पापा, मैं अक्सर कहती हूँ कि उन दो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से अच्छी और इंटेलिजेंट, कि जैसे मेरी मम्मी का EQ इतना अच्छा है और मेरे पापा का IQ इतना अच्छा है कि आई हैव नॉट मेट पीपल सो इंटेलिजेंट, अमेजिंग, पर ये दो लोग ना कभी ऐसे गहरे प्रेम में नहीं पड़ पाए और उनके बड़े ये रहे आपस में बहस रही है, एक ज़िंदगी को लेकर, आइडियल्स को लेकर के, अपनी सोच को लेकर के एक जंग रही। और जब आप उम्र से पहले मैच्योर हो जाते हैं, जब आप एक ऐसे घर में बड़े हो रहे होते हैं जहाँ पे बहुत नॉइज़ है, बहुत क्योस है, और ना तो वो गलत है, आप बड़े होते हो तो समझते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, कि अगर मैं भी शायद उनकी जगह होती तो मैं भी ऐसे ही बात करती, मुझे भी शायद उतना रेज फील होता या मुझे भी शायद उतनी डिसअपॉइंटमेंट फील होती ज़िंदगी से, और उन लोगों की शादी करवा दी। आई एम 29, मैंने अपने ख्वाबों को एक जगह पे लाके शादी की है। वो दो एम्बिशियस लोग, मैरिड एट 23, चिल्ड्रन एट 25, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सोच भी नहीं सकते जो उन्होंने किया है ज़िंदगी में। तो मुझे ऐसा लगता था कि देयर वाज अ सेंस ऑफ मैच्योरिटी दैट वाज ग्रोइंग व्हेन आई वाज वेरी वेरी यंग। बस वो कविताओं के ज़रिए निकलने लगी और कुछ नहीं है। और उसका और मैं रीड बहुत करती थी, मैं बहुत पढ़ती थी, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर एक एस्केप ढूंढ रही थी। तो किताबों से कहते हैं कि आप एक जीवन नहीं जीते, आप किताबों के सहारे बहुत सारे जीवन जीते हैं। तो मैं अपने जीवन से भागने के लिए किताबों में घुस जाया करती थी, दूसरों की कहानियों में घुस जाया करती थी। तो शायद थोड़े शब्द वहाँ से मिल गए और थोड़े किस्से ज़िंदगी से मिल गए और वो मिल कर के मेरी कविताएं बनी हैं। और तो मैं इनफैक्ट आपके भीतर वो सेंसिटिविटी देख रही हूँ, जिसमें जब ये कहना कि मेरा बचपन वियर्ड था, या ये कहना कि माय पेरेंट्स वर नॉट इन लव, और एक स्टेज पर उस बात को एक्सेप्ट करना, उसके पीछे कितनी चीज़ों से आप गुजरी हैं, मैं इस वक्त उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। बट जब आप ये कहते हैं कि दो लोग, 2 people वर नॉट इन लव, एंड एज ए चाइल्ड जब आप उस फीलिंग को अपने भीतर महसूस करती हैं, तो अधूरे इश्क की बात आती है, एक तरफा प्रेम की बात आती है, और आप तो प्रेम पर, मोहब्बत पर लिखती भी हैं। कुछ लिखा है इस पर ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब है? मैंने एक तरफा प्रेम पे लिखा है एक बार ना। और आप यहाँ पे ये सब बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे कॉलेज के लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, है ना कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। तो जैसे ये लोग, आई डोंट नो, आप लोग रिलेट करेंगे कि कभी कभी ना हम किसी को मोहब्बत का, प्यार का, प्रेम का इजहार करने से पहले ख्यालों में पका लेते हैं उसको, और वो ख्याली पुलाव इतना सुंदर, इतना खूबसूरत है कि पहले ही डर लगने लगता है कि ये हाँ कर तो देगी। मान लो हम रिलेशनशिप में आ भी गए, फिर ये वैसा नहीं निकला जैसा हमने सोच लिया है, तो भी तो डिसअपॉइंटमेंट है ना यार। तो एक तरफा मोहब्बत की उस डिसअपॉइंटमेंट पे लिखा है कि मुझे चांद देखना पसंद है, कि मुझे चांद देखना पसंद है, उसे चांद सा दिखना पसंद है, वो भी मुझे चांद देखना पसंद है, उसे चांद सा दिखना पसंद है, वो भी अपने दाग नहीं छुपाती, आंखों में काजल, माथे पे बिंदी नहीं लगाती, होठों को उन्हीं के हाल पर छोड़ देती है, मुस्कुराते ही समाज के सारे बांध तोड़ देती है। उसे कौन सिखाए सजना सवरना, उसे कौन सिखाए सजना सवरना, बदल न जाए इस दुनिया का हाल वरना। मैं खुश हूँ कि वो आईने से अपना हाल नहीं पूछती, ये वो हाँ नहीं फिजूल सवाल नहीं पूछती। सोचो अगर वो काजल लगा ले, कि सोचो अगर वो काजल लगा ले, एक दफ़ा बस उलझे बाल सुलझा ले, ये ज़माना अपना रुख ना बदल दे, हर कोई उसके साथ ना चल दे, ये हवाएं रुक ना जाए उसे देखने को कहीं, मैंने जब से देखा है मैं हूँ वहीं, उसे देखा है जब से। आप देखिए, जब आपको गहरी मोहब्बत पहली बार होती है तो आपको होश और जोश दोनों ऐसे लगता है अभी अभी आया है, कि उसे देखा है जब से, होश आने लगा है, ज़माने का सारा खौफ जाने लगा है, उसे कोई तोहफा देने को जी चाहता है,
कि उसे कोई तोहफा देने को जी चाहता है मगर उसके लायक कुछ कहाँ आता है। वो माथे पे बिंदी गालों पे रूज नहीं लगाती, वो कानों को झुमके के तले नहीं दबाती। उसे उड़ना पसंद है, उसे उड़ना पसंद है, सोचता हूँ उसको हवाएं दे दूं उसके पंखों को दिल की। कि उसे उड़ना पसंद है, सोचता हूँ उसको हवाएं दे दूं उसके पंखों को दिल की सदाएं दे दूं। फिर सोचता हूँ वो क्या करेगी मेरे इन फिजूल इशारों का। उसकी हंसी का तो अपना कारोबार है बहारों का। एक मोहब्बत होती है कि जिस लड़की से आप प्रेम करने से भी डरते हैं क्योंकि आपको लगता है वो इतनी आज़ाद है, वो मोहब्बत में भी ढलेगी क्या, है ना। कि उसका तो कि उसे कोई तोहफा देने को जी चाहता है मगर उसके लायक कुछ कहाँ आता है। वो माथे पे बिंदी गालों पे रूज नहीं लगाती, वो कानों को झुमके के तले नहीं दबाती। उसे उड़ना पसंद है, सोचता हूँ उसको हवाएं दे दूं उसके पंखों को दिल की सदाएं दे दूं। फिर सोचता हूँ वो क्या करेगी मेरे इन फिजूल इशारों का। उसकी हंसी का तो अपना कारोबार है बहारों का। उससे मेरी ज़रूरत नहीं, कि उसे मेरी ज़रूरत नहीं, वो आज़ाद है किसी भी कैद से। मैं उसे मोहब्बत में भी क्यों बांधूं, ये दुनिया बांध देगी उसे मुझसे, ये दुनिया बांध देगी उसे मुझसे। वो मेरे नाम के कंगन पहन भी लेगी, माथे को घूंघट से ढक भी लेगी, मगर रहेगी क्या वो जिसकी चाह निकली थी मेरे मन से। कि एक रिश्ता, एक शादी एक औरत को बदल देती है। कि मगर रहेगी क्या वो जिसकी चाह निकली थी मेरे मन से। मुझे उसके दागों से मोहब्बत है उसके अल्हड़पन से। इसीलिए जब भी मेरे दिल में इस प्यार का इजहार आता है, मुझे उसकी आज़ादी का ख्याल आता है। यही सोचते हुए मैं उसकी गली से रुख मोड़ लेता हूँ, तिरछी आंखों से देखता हूँ उसे और बस छोड़ देता हूँ। क्या बात है। एट द एज ऑफ 29 प्यार की इतनी लेयर्स कैसे पढ़ ली हैं? मैं ना समझ ली हैं, लिख भी ली हैं और सुना भी दी हैं। मैं हमारी माँ बाप की जनरेशन को एक बात कहना चाहती हूँ कि बच्चों को ना प्रेम में पढ़ने से ना रोकिए। आप उनको सीमाएं बताएं, सिखाएं, बिल्कुल सिखाएं, बहुत ज़रूरी है छोटी उम्र में सीमाओं का पता होना। पर अक्सर ना आपको मोहब्बत से क्या नहीं चाहिए ये आपको मोहब्बत में पढ़ने के बाद समझ आता है। हम सब वो चेकलिस्ट बना लेते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन जिसके साथ ज़िंदगी बितानी है उसकी सारी ना पता होनी चाहिए, उसका गहरा गुस्सा पता होना चाहिए, उसकी सबसे ऊंची हंसी पता होनी चाहिए। तो एक्चुअली मोहब्बत से क्या नहीं चाहिए ना करके समझ आता है। तो हमने एक दो बार मोहब्बत ना करके देखी है तो हमें समझ आ गया थोड़ा थोड़ा। नहीं, ज़्यादा समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा नहीं। अच्छा, अभी ये जो आपने अभी पोइट्री सुनाई और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने सारे दर्शकों की आंखों में भाव पढ़ने की कोशिश कर रही थी। आई थिंक एवरीबडी वॉज समवेयर विद समवन इन देयर थॉट्स। जी बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं? ठीक समझा मैंने? एवरीवन। जी। पर मैं आपकी कविता सुनते हुए ये भी सोच रही थी साथ में कि महिलाओं के इमोशन के बारे में सब बात करते हैं जी, लेकिन अभी आपने जो पोइट्री यहाँ पर नरेट की उसमें पुरुषों के इमोशन कैसे वो अपनी प्रेमिका के बारे में सोच रहे हैं, कहाँ प्यार करने के बारे में सोच रहे हैं, कहाँ उसे छोड़ देने के बारे में सोच रहे हैं। आप इस पॉइंट तक कैसे पहुंची कि उनके इमोशंस को मुझे शब्द देना है? तो जो मेरा पति है, अब नाउ आई कैन से द वर्ड हस्बैंड, मैं 10 साल से उनको जानती हूँ, उनसे प्रेम में हूँ। पर वो एक इंट्रोवर्ट है और वो अपनी भावनाएं बिल्कुल बोलता ही नहीं है, मतलब उससे पूरी खींच के निकालनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि उसके हिस्से का भी बोलना बहुत ज़रूरी है। जैसे अक्सर एक जंग रहती है, मैं ये 4 लाइनें अक्सर कहती हूँ कि जो लड़कियां हैं वो चाहती हैं कि उनका जो पार्टनर है वो अंतर्यामी हो, क्योंकि हमने यही देखा है कि फूल कोई लेकर आ जाएगा, हमारे मन के भाव कोई पढ़ लेगा। पर ये बात ना उनको किसी ने बताई नहीं, उनको किसी ने सिखाई नहीं। जैसे माँ ने कहा कि राजकुमार आएगा, राजकुमार को माँ ने बात बताई नहीं। हमारे कितने भाइयों को पता है कि उनको हमारे जीवन में राजकुमार बनकर जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रह गए। जैसे आप गाने सुने, कितनी लड़कियों की खूबसूरती पे कितने गाने हैं, 2 भी नहीं है लड़कों की खूबसूरती पे। ये सुंदर नहीं है क्या सारे के सारे? नहीं यार, 2 से ज़्यादा होंगे, ऐसी बात नहीं है। मतलब होंगे, पर इफ यू कंपेयर इट इन रेशो विद द अमाउंट ऑफ, आदमियों की फेमिनिटी पे बात ही नहीं हुई है। माँ की ममता पे कविताएं, गाने क्या नहीं है। पिता की क्या होती है? पिता की ममता नहीं होती। वो फीलिंग टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन इज द सेम, बट इतना अनडिस्कस्ड है कि ना तो वो लोग खुद से कह पा रहे हैं, क्योंकि उनको हमने बड़ा किया है एंग्री यंग मैन जनरेशन में। और फिर अब आजकल के बच्चे बोल रहे हैं कि पापा पूकी बन के दिखाओ ज़रा, ऐसे नहीं चलेगा।
तो पापा कंफ्यूज हो गए हैं कि जैसे मैं एक एंग्री यंग मैन पापा के साथ बड़ी हुई हूँ, पर मैंने अपने पापा के साथ एक जर्नी तय की है। तो अब मेरे पापा पूकी पापा हो गए हैं। अब वो मुझसे भावनाएं भी, जो भावनाएं वो अब मम्मी से नहीं शेयर कर पाए, मुझसे कर लेते हैं। पिंकी प्रॉमिस हुआ अभी तक या नहीं हुआ? पिंकी प्रॉमिस तो हमारा बहुत पहले हुआ। पर मैं वही कह रही हूँ कि कितना मुश्किल है कि उनकी भावनाएं किसी ने कही नहीं, नॉर्मलाइज नहीं किया इसको कह देना। वरना मैं नहीं मानती कि फेमिनिनिटी नहीं है उनमें, उनमें है, बहुत फेमिनिनिटी है, बट नॉर्मलाइज नहीं है। ये इनकी फेमिनिनिटी बड़ी लिमिटेड है, गर्लफ्रेंड तक, बहनों तक, माओ तक, बीवियों तक, बस ज़माने के लिए नहीं है। तो किसी को तो कहनी पड़ेगी। मैं तो अभी जितना आपको सुन रही हूँ, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले भी यही नायाब थी जो लिख भी रही है, पढ़ भी रही है, एक्सप्रेस भी कर रही है। लेकिन जिस वायरल मोमेंट का हमने जिक्र किया, जिसके बाद जिंदगी बदली, जिसके बाद दायरा बड़ा हुआ, और दायरा इतना बड़ा हुआ कि अब राजकुमारी शो जो है आप उसको इतने सुपर तरीके से परफॉर्म कर चुकी है। बिल्कुल। अभी 16 को मेरे ख्याल से दिल्ली में होने वाला है, 16 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में होने वाला है। 2.5 घंटे का परफॉर्मेंस, मतलब कागज पर एक कविता लिखने से लेकर उस कविता को इतने बड़े स्टेज तक ले जाने तक का जो ये सफर था, ये कहीं ना कहीं उस वायरल मोमेंट से आगे निकला है। बिल्कुल। जिंदगी में क्या बदला उसके बाद? क्या लोगों ने ज्यादा सीरियसली सुनना शुरू किया, या ऐसे स्टेजेस मिलने लगे जहां पर कद्रदान आते हैं जो फीलिंग के साथ आते हैं, नहीं हम नायाब को सुनने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। आप देखिए कि किसी भी कला को अगर इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट, अगर आप देखिए 2 तरह की कलाएं हैं। एक जो आपके अंतर्मन तक है, जो डायरी तक लिमिटेड है, जो कागज़ तक लिमिटेड है, और जो मंच पे नहीं पहुंची है। लेकिन जो कला मंच पे पहुंच गई है, वो ऑडियंस के बिना क्या है। मंच 2 तरफा महफिल होती है। अगर आप नहीं हो और हम ये बातें करके निकल जाएं तो क्या मज़ा है ना। तो ये 2 तरफा महफिल है जो हम करते हैं इसको ना, जिसको हम कहते हैं ये। तो जब मुस्कुराओ हुई तो मुझे लगता है स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट्री है, जो ये फील्ड है, इसको इतनी नजरें मिली, और इसको एक बस आपको 1 सेकंड की रोकिए। स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट्री, ये वर्ड कितने लोगों ने सुना है? मुझे हाथ खड़े करके बताइए जरा एक बार, क्योंकि मैं देखिए कितने कम लोग हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, नायाब को परफॉर्म करते हुए या जो इस फील्ड में अब प्रोफेशनली आ रहे हैं, आप उनमें से बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, लेकिन कितने लोग इसे करियर ऑप्शन के रूप में चुन रहे हैं? ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले जब मैं इनसे पर्सनली बात कर रही थी, मैं पूछ रही थी। लेकिन आपको जब लोग स्टेज पर देख रहे हैं और उसे अपना करियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या घर में अगर कोई अपने पेरेंट्स के पास जाके ये कह सकता है कि जी मैं कागज पे भी लिखता हूँ बट ये मेरा करियर भी होने वाला है, बिल्कुल दिस इज एम्पावरमेंट। हाँ बिल्कुल, है ना, वो उस मोमेंट से आया। एग्जैक्टली। आप दिल्ली से कोई एक्टर क्यों शाहरुख खान बनने निकल जाता है? क्योंकि आपने सक्सेस स्टोरीज देखी हैं। तो जिस भी फील्ड में अगर सक्सेस स्टोरीज नहीं होंगी तो कोई क्यों घर से निकलेगा? तो मुझे हमेशा से, मैं अपने दिल से कहती हूँ कि मुझे हमेशा से इतना विश्वास था इस फॉर्मेट पे, स्पोकन वर्ड पे, कि मुझे पता था कि एक दिन उठेगी। बस मुझे ये मालूम नहीं था कि उठने की वाली लहर में मैं भी बह रही होंगी। क्योंकि मैं बैठी थी हॉस्टल के कमरे में, हॉस्टल का लैन लगा करके लैपटॉप पे वीडियोस देखती थी मैं, यूएस के स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट की, इंडिया के स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट की, जो वीडियोस निकालते थे, और लगता था कि यार एक वीडियो कोई हमारा भी रिकॉर्ड कर दे। क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत बड़ा बजट होता था 2017 में, शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट नहीं था, इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था। तो फिर मुझे लगा कि यार ये तो मुझे करना है। तो मुस्कुराओ से देखिए कि बहुत सारी आंखें मुझे मिली, बहुत सारे प्रेम करने वाले मुझे मिले, और उस प्रेम को हमने एक शो में बदला। हमने एक 2.5 घंटे का शो बनाया है जिसका नाम है राजकुमारी। मैं बहुत खुशी से आपको बताना चाहती हूँ कि ये पहला स्पोकन वर्ड पोइट्री स्टेडियम शो है। इससे पहले स्पोकन वर्ड स्टेडियम में, इस पे तो म्यूजिक आना चाहिए बाबा। तो मुझे बहुत बड़ी बात लगती है ये कि 3000 लोग एक कमरे में बैठ करके 2.5 घंटे आज़ाद कविताएं सुनेंगे। क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो 20 लोग होते थे उस कमरे में, 10 लोग होते थे, और पता है वो 10 के 10 परफॉर्मर्स होते थे। तो जब आखिरी परफॉर्मर का नंबर आता था तो ऑडियंस में 2-3 लोग बचते थे, क्योंकि सब अपना अपना करके निकल जाते थे। तो मुझे जब भी ऐसा लगता है कि कमरे में 20 से ऊपर लोग होते हैं तो हमें लगता है हमने जंग जीत ली है एक। तो टुडे इज अ विन दैट यू आर ऑल हियर। तो देखिए, ये जो छोटी छोटी जंग जीतने के बाद इंसान जब ऐसे मंच पर पहुंचता है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ नायाब अपनी पूरी ये स्टोरी शेयर कर रही हैं, मुझे लगता है हम सबके पास भी कहीं ना कहीं वो सारे क्षण हैं जिसमें हम अपने आप को नायाब की कहानियों के साथ में यहाँ जोड़ पा रहे हैं। आपने आंखों का जिक्र किया। हाँ जी। और मुझे लगता है कि
जब भी कविताओं के एक्सप्रेशन की बात आती है और एस्थेटिक्स की, सौंदर्य बोध की जब भी बात आती है तो आंखों का जिक्र तो उसमें आता ही है। जी, बिल्कुल। हाँ, आंखें हम कहते भी हैं कि किसी के भी व्यक्तित्व का आईना है या उसकी सोल आंखों से रिफ्लेक्ट होती है। तो जो आपने लिखा है मैं चाहूंगी हम जरूर सुने आपसे। मैं ना एक बात बोलना चाहती हूँ परफॉर्म करने से पहले कि मैं जब भी आंखें परफॉर्म करती हूँ तो मैंने देखा है सब मैं पूछती भी हूँ लोगों से कि किसके बारे में सोचा, तो लड़के भी लड़कियों के बारे में सोच रहे होते हैं और लड़कियां भी अपने ही बारे में सोच रही होती हैं। ये इसीलिए मैंने पहले वाली बात आपको ये कही। बताना नहीं चाहिए था। अभी हम लोग वी शुड हैव आस्क्ड देम टू रेज हैंड्स और पूछना था कि किसने किसके बारे में मैं सोचा। वो कर सकती थी, पर सॉरी, मैं चाहती हूँ कि ये लोग खूबसूरत फील करें क्योंकि मैंने अपने पति के लिए लिखी थी और मैं देखती हूँ कि सब लोग अपने फेमिनिन, लाइक हर कोई फेमिनिन एनर्जी को सेलिब्रेट करता है, तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी लड़के इस रूम में बैठे हैं आप भी बिल्कुल खूबसूरत फील करें। और फिर से एक बार कहा है कि और लड़कियां तो मुझे पता है कर ही लेंगी, हम लोग सेल्फ लव कर लेंगी, है ना? डू वी अग्री? है ना? चलिए। कि तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज़ मिल जाएं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कि तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज़ मिल जाएं तो क्या खाक खूबसूरत है तेरी आंखें। मगर फिर भी मैं कोशिश करने से बाज नहीं आती। अब तेरी आंखों को ख्वाब कहूँ या यूं कहूँ कि तेरी आंखों में खुद को देख लेना ही एक ख्वाब है, या यूं कहूँ कि जब तेरी आंखों में खुद को देख लेती हूँ तो इतनी खूबसूरत लगती हूँ कि अब खुद से मोहब्बत होने लगी है। तेरी नज़रों के नूर के बारे में अब मैं क्या लिखूँ, तेरी नज़रों के नूर के बारे में अब मैं क्या लिखूं। अगर मेरी आंखें देख ना सकती तो तेरी आंखों के नूर से देखने लगती। तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज़ मिल जाएं तो क्या खाक खूबसूरत हैं तेरी आंखें। और अगर मैं लफ्ज़ ढूंढना छोड़ दूं तो क्या खाक खूबसूरत है मेरी मोहब्बत। क्या बात है। किसने किसके बारे में सोचा, कोई बताना चाहता है? किसने किसके बारे में सोचा इस कविता को सुनते हुए? चलिए, दे वांट टू कीप इट सीक्रेट, लेट इट बी। हम इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने बारे में सोचा है ना। जी, नो प्रॉब्लम, आप करिए। जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। ये सारे शब्द जब निकल कर आ रहे हैं जी, तो आजकल नायाब पढ़ क्या रही हैं? मुझे पता है कि जावेद जी को आप बहुत प्यार करती हैं, जावेद अख्तर को, अमृता प्रीतम जी की शब्दों की और उनकी गहराई की झलक आपकी राइटिंग्स में और आपके अंदाजे बयां में दिखती है। लेकिन और ऐसी क्या किस्से हैं, कहानियां हैं, कविताएं हैं जिनको आप पढ़ती हैं जिसके आधार पर आपका एक्सप्रेशन इतना मजबूत और इतना गहरा है? मैं जादूनामा पढ़ रही हूँ अभी फिर से, जावेद साहब किसी ने मुझे गिफ्ट किया तो मैंने मिली है उनसे अभी तक? मिलना हुआ? कुछ सुनाया उन्हें? उन्होंने मुझसे पूछा कि जानती हो नायाब का मतलब क्या होता है। और मेरे पापा जब भी मुझे बचपन में कहते थे, और ये चीज़ें आप गूगल नहीं करते हो ना, तो आपके मेरे पापा मुझसे कहते थे दुर्लभ, रेयर। तो मैंने उनसे कहा दुर्लभ, कह रहे नहीं गलत। तो मुझे इतना बेइज्जती फील हुई कि जावेद साहब ने मुझसे पूछा मेरे नाम का मतलब, और मैंने कहा नहीं सर दुर्लभ, रेयर। कह रहे यस रेयर, आर यू रेयर? आई सेड यस सर आई एम। तो बस इतनी सी मेरी बात हुई उनसे और मेरा दिन बन गया। क्या बोलूँ, मतलब क्या बात है। आई थिंक ये वो वाले मोमेंट्स होते हैं जो मतलब आपकी डायरी में रजिस्टर होते हैं। मैं गुलजार साहब से भी मिली हूँ। हाँ, बताइए कैसा रहा फिर वो अनुभव? वो गुलजार साहब से मिलना ओके। तो मैं एक इवेंट में गई थी और मैं पॉपुलर भी नहीं थी तब, बस शायद मुस्कुराओ रिलीज़ हुई थी, 5-6 महीने हुए थे। ऐसा नहीं था कि लोग मुझे जानते थे। तो उनका एक बुक लॉन्च था जिनमें वो आए, उन्होंने अपने किस्से सुनाए, और तो उन्होंने बोला था कि वो रुकेंगे स्टेज पे अगर आप तमीज़ से लाइन बनाएंगे। पर हम लोगों ने कहाँ तमीज़ से लाइन बनानी थी। मैं बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी और सब लोग चढ़ गए स्टेज के ऊपर और सब साइन कराने लगे। तो फिर वो लोग गुलजार साहब को वहाँ से ले गए। अब मुझे ऐसा लगा कि मैं इतने करीब आकर के बिना मिले कैसे चली गई। तो सबने कमरा खाली कर दिया और मानेंगे जहाँ गुलजार साहब बैठे हुए थे, मैं उस कुर्सी पे जाकर के मैं वहाँ स्टेज पे बैठी घूम रही हूँ, एकदम परेशान कि यार मतलब इतने मैं मिली नहीं, मैंने आशीर्वाद नहीं लिया, ये कैसे हो सकता है। तो फिर ना उनके मैनेजर हैं, मुझे नहीं पता वो शायद मुझे कैसे जानते थे, शायद उन्होंने मेरा वीडियो देखा था। वो नीचे पानी के लिए या चाय के लिए बोलने उतरे और उन्होंने सब में से मुझे देखा और कहा यू वांट टू मीट? आई सेड यस सर। और वो सबके बीच में से मुझे ले गए और मेरे हाथ में उनकी किताब थी और मैं उनको देखते ही आई फेल्ट सो मच इमोशन कि मेरे आंसू यहाँ और बहुत ही, और मैं ऐसे कांपते हुए बोली कि सर मुझे आपका आशीर्वाद लेना है। और उनका नहीं। मैंने कहा मैं बेइज्जत होने के उसमें निकलती हूँ घर से क्या। फिर उन्होंने कहा कि बेटियाँ पैर नहीं छूती। एंड और पता है
मतलब That's so इट्स lovely, द yeah. यूनिवर्स। और मैंने उनको इतना नहीं बोला कि मुझे आपके साथ तस्वीर लेनी है, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। आई वाज देयर और मैंने कहा सर साइन कर दीजिए। तो मैं वो बुक पे साइन करने वाले थे और उनके बुक कवर पे उनकी तस्वीर थी। मैंने कहा नहीं, आप इस कवर पे कीजिए ताकि मैं इसको निकाल के फ्रेम कर पाऊँ, किताब तो सिर्फ रखी जाएगी। वो भी मुझे अटपटी नज़रों से देख रहे हैं कि क्या फ्रेम कराना चाहती है। और फिर जो उनका मैनेजर था, उन्होंने मेरी बहुत सारी तस्वीरें मेरे बिना कहे खींच दी। और फिर मतलब इट वॉज द डे, इट इज़ द डे। क्या बात है। अविनाश जी आ गए हैं यहाँ पर, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन अब बस इस सेशन को हम एंड करेंगे, जी, लेकिन बिल्कुल। मुझे लगता है जाने से पहले आपकी एक प्यारी सी कविता के साथ हम यहाँ पर इस सेशन में बातचीत को विराम देंगे। अब आप सब जानते हैं कि क्या करना है ना। हमने खूबसूरती की बात कर ली, हमने सेल्फ लव की बात कर ली। मैं हमारी उम्र की लड़कियों की बात करना चाहती हूँ। जेनजी बेचारी इतनी बदनाम हो चुकी है, इतनी बदनाम हो चुकी है कि कामचोर है ये। मैं बताना चाहती हूँ कि जेनजी रूल ब्रेकर है, जेनजी स्टीरियोटाइप ब्रेकर है। और मैं आप सभी के लिए कहना चाहती हूँ कि मेरी उम्र की लड़कियां अल्हड़ बागी, जितनी आज़ाद उतनी ही जिम्मेदारियों में कैद। इसलिए पलकों पर जब कोई बड़ा ख्वाब रखती हैं तो देखती हैं उस पर पहले से ही पुश्तों की इज्जत का बोझ रखा है। कि आप देखिए, कभी आप कभी भी सपने देखते हैं तो आप बहुत बड़े सपने नहीं देखते। बहुत ही कम लोग हैं जो बड़े सपने देखते हैं, क्योंकि हम अपेरेंटली ख्वाब औकात अनुसार देखते हैं और हम ही डर जाते हैं कि यार ये तो टू बिग हो गया है ना। कि मेरी उम्र की लड़कियां अल्हड़ बागी, जितनी आज़ाद उतनी ही जिम्मेदारियों में कैद। इसीलिए पलकों पर जब कोई बड़ा ख्वाब रखती हैं तो देखती हैं उस पर पहले से ही पुश्तों की इज्जत का बोझ रखा है। फिर भी नाचते हुए कर लेती हैं उस जिम्मेदारी की रस्सी को पार और पहुंचकर मंजिल पर जला देती हैं वो रस्सी, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए पक्की सड़क बनाई जा सके। मेरी उम्र की लड़कियां। थैंक यू वेरी मच। आपकी उम्र की लड़कियां झंडे गाड़ रही हैं जी। और आपने अभी जिस अंदाज में यहाँ पर हमें अपनी पूरी जर्नी बताई और आपके शब्दों की जो गहराई है, आई एम श्योर कि आने वाले वक्त में हम और बहुत सारी खूबसूरत रचनाएं देखने वाले हैं। और इंतजार रहेगा राजकुमार का तालकटोरा स्टेडियम में, दिल्ली में। Can we have a huge round of applause for her also? Thank you. ऐसे अच्छी बातें कोई अकेला कर ही नहीं सकता, बातें दो तरफा महफिल है। So thank you so much for having me. गर्ल पावर, हाँ? Absolutely. Thank you Thank so you very much. much. Thank Thank you.